Loud and clear, Sesraj bhai, loud. Yeah, over to you, Sesraj bhai. जी, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दिव्य जीवन ऑनलाइन ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक भी रखा है दोस्तों, वो बहुत ही जरूरी है मेरे जैसे शराबी के लिए। एक्सेप्टेंस की पार्ट ऑफ और रिकवरी। स्वीकृति हमारी रिकवरी में एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, अहम हिस्सा। आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मैं जिंदा हूँ। आज एक बहुत ही अच्छी खुशनुमा जिंदगी मैं अपने परिवार के साथ और अन्य लोगों के साथ में जी पा रहा हूँ। तो इसमें जो एक्सेप्टेंस का जो पार्ट है, मेरी जो स्वीकृति है, उसका बहुत सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों। क्योंकि यदि मैं इस सिंपल सी चीज को जो ए ने मुझे बताई, अगर मैं स्वीकार नहीं करता, तो शायद दोस्तों आज से 19 साल पहले मैं बिल्कुल इस दुनिया से चला जाता। मेरी परिस्थितियां ही ऐसी थी। लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा था। शराब के जो दुष्परिणाम होते हैं, बर्बादी होती है, वो घर में ही अनुभव करने को मिल चुकी थी। मेरे पिताजी भी शराबी थे और मैं एक भुक्तभोगी था उन सारी चीजों का, जो एक अल्कोहलिक की जिंदगी में होती है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ आज भी, वहां भी मैंने अनगिनत लोगों को मरते और बर्बाद होते हुए देखा था। अच्छी संगत थी, पढ़ाई शुरू थी, और शायद इसीलिए कॉलेज में जाने तक तो जिंदगी में शराब नहीं आई। मगर कॉलेज में जाने के बाद में पहली बार मेरी जिंदगी में शराब आई। एक दोस्त के घर में छोटा सा फंक्शन था और 4 दोस्तों ने मिलके बहुत ही थोड़ी थोड़ी शराब पी थी। बिल्कुल ऐसी कोई सोच नहीं थी कि भविष्य में शराब मेरी जिंदगी का पूरा पार्ट बन जाएगी। दिन रात में शराब पीने लगूंगा, ये मेरी बर्बादी कर देंगी। ऐसा कुछ उस वक्त दिमाग में था ही नहीं। जस्ट क्यूरियोसिटी और एंजॉय के लिए मैंने वो शराब पी थी। पहली बार कुछ लगा नहीं, कोई नशा भी नहीं हुआ बहुत। तो अचानक मन में ये विचार आया कि ये इतने सारे जो लोग पीकर बर्बाद हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इनको पीने का तरीका नहीं है। और भी तो लोग हैं दुनिया में जो पी रहे हैं, एंजॉय करते हैं। तो मतलब अगर थोड़ा बहुत लिमिट में पी जाए, कभी कभार पी जाए, तो ये चीज कोई खराब नहीं है। कब ये दिमाग में बात आई, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर उसके बाद में दोस्तों वो सफर शुरू हुआ। पढ़ाई शुरू थी, बेरोजगार था, कोई पिला रहा है तो पी लिया। और ऐसे ही दोस्तों वो फोकट में मिली हुई शराब धीरे 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 कब मेरे जीवन का हिस्सा बनते चली गई, पता भी नहीं चला। शराब मेरे मन की और मेरे शरीर की गरज बन चुकी है। ये जब तक पता चला तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं शराब अगर नहीं मिली तो अब नॉर्मल हो जाता था। खासतौर पर एक दोस्त के साथ में रोज शराब पीने की आदत लगी थी, और जिस दिन उसके साथ में शराब की बैठक नहीं हुई, तो उस दिन रात को खाना तो ये मेरे अब शराबीपन के चंगुल में फंसने की शुरुआत है। ये कहीं तो भी दोस्तों मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे याद है कि एक दिन इतनी क्रेविंग बढ़ गई थी, इतना अनईजी लग रहा था कि मैं बिल्कुल रह ही नहीं पा रहा था।
और आधी रात को 10-11 बजे मैं अपने घर से 10 मिनट की दूरी पे एक सरकारी दुकान थी, चोरी से चुपके से मैं उस दुकान में घुस गया। कोई मुझे ना किसी का डर रग लगा कि कोई देख लेगा तो क्या। एक अच्छी इमेज तब तक मैंने अपने एरिया में बना लिया था, पढ़ा लिखा लड़का है, एक्टिव लड़का है। लेकिन मेरी जिंदगी का वो पहला दिन था जब मैं शराब के मामले में इतना पागल हो गया था कि मैं बिल्कुल किसी की फिक्र न करते हुए एक सरकारी दुकान में घुसकर मैंने शराब पी ली। मगर दोस्तों उस वक्त कभी ये दिमाग में आया ही नहीं कि मैं अब इसका आदी हो रहा हूँ, या अब मैं इसके चंगुल में पूरा फंस चुका हूँ, अब यही कहीं तो भी रुक जाना चाहिए। ये बात मन में आई नहीं। धीरे धीरे शराब बढ़ते गई। जो भी मेरे वेल विशर थे, दोस्त, साथ में रहने वाले, सब पढ़ाई वाले दोस्त थे, वो बहुत प्रेम करते थे, समझाते थे तुम्हारी शराब बढ़ रही है। और भी लोग आसपास में रहने वाले रिश्तेदार, उनकी भी नजर में जब आया कि इसकी शराब बढ़ रही है तो वो भी मुझे समझाने लगे कि तेरे घर में ही शराब की बर्बादी है, कहीं तो भी तूने ऐसा नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां बड़ी खराब थी पिताजी के शराबीपन की वजह से। और पढ़ाई लिखाई भी शुरू थी मेरी, तो लोग समझाते थे कि तो पढ़ा लिखा आदमी है। मगर मैं दोस्तों, वो जो आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग होती है, पूरा उसका शिकार हो चुका था कि मैं कुछ तो भी विशेष हूँ, मैं कुछ तो भी अलग हूँ, बाकी से अलग हूँ। और इसीलिए जो लोगों के साथ में हुआ है वो मेरे साथ में नहीं होगा, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। मैं अपना निर्णय लेना जानता हूँ। बस ये जो आई एम डिफरेंट वाली फीलिंग थी कि मेरे साथ में ये नहीं हो सकता, मेरे इसी अहंकार ने दोस्तों मुझे बर्बाद कर दिया। शायद इसे ही डिजीज ऑफ डिनायल करते कहते हैं। ये में आने के बाद में सुनने को मिला कि ये एक डिजीज ऑफ डिनायल है, न मानने वाली बीमारी, जिसमें मेरा जो अहंकार है, ईगो, ये पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, जो मुझे स्वीकार ही नहीं करने देता मेरी वास्तविकता को। और दोस्तों फिर मेरे वो बहाने शुरू हो गए कि मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं उधार नहीं पीता, मैं गिरता पड़ता नहीं, मैं गाली गलौज नहीं करता, मेरे पीने से किसी को कोई परेशानी नहीं है। मगर धीरे 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 जैसे जैसे शराब बढ़ते चले गई, तो ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में होने लगी। लोगों के पीछे पड़ना, लोगों का मुंह देखना, कौन पिला रहा है, कैसे शराब का जुगाड़ हो सकता है, अगर कोई नहीं पिलाने को मिल रहा है तो फिर खुद के पैसे से कैसे शराब का जुगाड़ हो। शुरू में मैं अर्निंग लर्निंग करता था, तो एक टेलीफोन बुथ पे मैं काम करता था, तो वहां मैंने शाम के जुगाड़ के लिए हेरा फेरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि पैसे तो पीने के लगने ही वाले हैं। अब वो उस टेलीफोन बूथ पे इतनी पगार थी नहीं, तो अपना वो शराब का खर्चा निकालने के लिए उस एसटीडी फोन पे ही कुछ तो भी गड़बड़ करने का काम शुरू कर दिया, ताकि रात का जुगाड़ हो जाए। धीरे धीरे आज आस पास के अड्डों पे उधारियां शुरू हो गई, लोगों से पैसा उधार मांगना शुरू हो गया, घर में तू तू मैं चालू हो गई। शराब जिंदगी में आने के पहले मैं इतना हिंसक नहीं था। मेरे मन में रिजेंटमेंट था, गुस्सा था, मगर वो इतना उफान से नहीं था। लेकिन जैसे मेरी शराब बढ़ी, वो अंदर दबी हुई सारी भावनाएं कहीं तो भी बाहर निकलने लगी। और खास तौर पे पिताजी के प्रति जो खुन्नस थी, गुस्सा था, वो पूरा पिक पे आ गया। फिर धीरे धीरे पिताजी की गलतियां निकालना, उनसे तू मैं करना, वो बाद में गाली गलौज में बदली। और मेरे अल्कोहलिज्म का एक वो बुरा दिन भी था कि एक दिन मैंने उन पर हाथ तक उठा दिया था, शराब के नशे में। वो भी पिए हुए थे, मैं भी पिया हुआ था। तो धीरे धीरे मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें हो रही है।
वो सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। उसके बावजूद दोस्तों मैं मानने को तैयार नहीं, मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं अब शराबीपन की वजह से बर्बादी का शिकार हो रहा हूँ, बदनामी का शिकार हो रहा हूँ। सब लोगों में अब मेरे शराबीपन के चर्चे हो गए शुरू। जो भी रेपुटेशन मैंने कम समय में कमाया था वो पूरा खत्म हो चुका था। धीरे धीरे कर्जे हो रहे थे। घर की परिस्थितियां कहीं तो भी खराब हो रही थी। पिताजी के शराबीपन की वजह से पहले ही आर्थिक हालात खराब थे। बहुत सारी उम्मीदें मेरे पे थी। लेकिन अब जब मैं भी खुद इसमें फंस चुका था तो घर के तो वारे नहरे ही हो गए थे, और इसके सबसे बड़ी भुगत तो वो भोगी थी मेरी माँ। उसने मेरे पिताजी का भी अल्कोहलिज्म देखा था, और बाद में जब उसने देखा कि जिससे उम्मीदें हैं अपना लड़का भी इसमें चले गया है, काफी समझाने की कोशिशें सबने करने के बाद में भी मैं मान नहीं रहा हूँ। कई बार मैं ब्लैकआउट स्टेजेस में आता था। लोग उठाकर लेकर आते थे, मुंह के बल पे गिरना, फूटना फटना, ये सब शुरू हो गया था मेरा। मगर दोस्तों, मैं किसी की भी बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं। मेरा सारा एजुकेशन, मेरी डिग्री शराब के नशे में ही मैंने कंप्लीट की। एक अच्छे प्रोफेशन में मैं गया, मगर तब तक मैं कंप्लीट शराबी बन चुका था। अच्छी पार्टीज में मैं जाता था लेकिन वहां सत्यानाश कर देता था। पीते पीते कब मैं होश खो दे रहा हूँ, कब ब्लैकआउट में जा रहा हूँ, कब सबकी किरकिरी कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता था कुछ भी। और धीरे धीरे लोग भी मुझसे दूरी बनाने लग गए थे। और वो दिन भी आया ऐसे में कि 2003 में दोस्तों, इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से अचानक मैं बीमार गिरा। एक पाँव से हल्का सा लंगड़ापन आया, मैं चल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लग गई, और डॉक्टरों ने बताया कि टीबी हो गई, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। 4 महीने तो मैं बिल्कुल बेड पे ही रहा, उठ ही नहीं सकता था। मगर भगवान की कृपा कि मैं बच गया। अगले 4 महीने में बैसाखियों से चलना मैंने सीखा। मन में तो विचार आया था दोस्तों उस वक्त कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब इसके बाद में शराब नहीं पिएंगे। मगर शायद वो जो विचार था वो अंदर से नहीं आया वहां से। ए में हम जिसको कंडीशनल सरेंडर कहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार समर्पण। तबीयत खराब है तो कुछ दिन के लिए बंद कर दिए, पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ तो कुछ दिन के लिए बंद कर दिए, पीने की हालत में ही नहीं है तब अचानक शराब बंद हो रही है। लेकिन जैसी ही परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती है, फिर पुराना मैं जाग जाता है और फिर हम उसी ढर्रे पे चले जाते हैं। तो वही हुआ। 11 महीने के बाद में जब पूरा ठीक ठाक हुआ, काम धंधे पे गया, फिर कुछ लोगों के साथ में एक बार में बैठना हुआ। मैं तो सोच के ही बैठा था कि मैं नहीं पीऊंगा। मगर उस वक्त नहीं मालूम था दोस्तों कि अल्कोहलिज्म नाम की कोई बीमारी है। मैं अल्कोहलिक बन चुका हूँ। मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। मैं थोड़ो सी पी के रह नहीं सकता। और ना ही मैंने अपनी बर्बादी को कबूला नहीं। और इसीलिए दोस्तों, ना ना कहते कहते फिर जिंदगी में दोबारा शराब आ गई। पहले जैसी नहीं पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, लिमिट में पिएंगे, घर से दूर पिएंगे। मगर मेरे जैसा शराबी ये चीजें कर ही नहीं सकता, ये उस वक्त समझ में ही नहीं आई। 11 महीने के बाद में फिर दोबारा शराब आई, और फिर वही उधम जिंदगी में शुरू हो गया। अब तो हालात ऐसे थे कि जिंदगी बद से बदतर बन गई। हाथ पांव कांपना, चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना, जिसको रम फिट्स कहते हैं। लोगों ने बहिष्कार कर दिए, बॉयकॉट कर दिया। पूरी तरीके से मैं अकेले गिर गया। इवन अब घर के लोगों ने भी सोच लिया कि अब ये अपने हाथ में आता नहीं है। अब ये कल मरे सो आज मरे। इन सारी तमाम परिस्थितियों में दोस्तों, कब मेरा बॉटम हिट हो गया मुझे भी पता नहीं चला।
मैं कोशिशें शुरू की कि नहीं, मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ। मैं भी एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरे साथ वाले जो दोस्त थे वो अच्छी जगह सेटल हो रहे थे, उनकी शादियां हो रही थी। और ये सारी परिस्थितियां थी दोस्तों की तलाश तो कर रहा था मैं शराब से दूर रहने की। आसपास के डॉक्टर्स हो गए, सरकारी हॉस्पिटल का एक साइकेट्रिक हो गया, एक बार तो एक व्यसन मुक्ति केंद्र में मैं खुद ही दो दोस्तों के साथ एडमिट होने गया, मगर नहीं हो पाया। रास्ता नहीं मिल रहा था। और ऐसे में दोस्तों भगवान की असीम कृपा हुई कि 2007 अगस्त में एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त जो साथ में ही हम पिया करते थे, वो 2 महीने से शराब से दूर था। वो जब मिला और उसने जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में मुझे बताया, पहले तो मैंने टालम टाल ही किया कुछ दिन। लेकिन मुझे भी लग रहा था कि नहीं यार, ये मेरा दोस्त अगर शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ, एक बार जाकर देखना चाहिए। और बस दोस्तों, मेरी जिंदगी का वो सबसे बेस्ट निर्णय था जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। और वो था दोस्तों मेरे दोस्त के साथ में एक ही मीटिंग में आना। पहले ही दिन से इस मीटिंग ने, इस फेलोशिप ने मुझे जो प्रेम और सहानुभूति दी, उसने बिल्कुल इस फेलोशिप से मुझे जोड़ के रख दिया। मीटिंग के बाद में सब गले मिल रहे, पीठ पे हाथ फेर रहे, बोले आते रहो, हमारा अच्छा हुआ, आपका भी अच्छा होगा। और जैसे जैसे इस मीटिंग में आते रहा दोस्तों, अंदर का जो एक्सेप्टेंस है कब आते चले गया, कब मजबूत होते चले गया, पता ही नहीं चला। कोई लिटरेचर शुरुआत में मैंने नहीं पढ़ा था। बस जो लोगों के लाइव एक्सपीरियंसेस थे, अनुभव थे, वो ही मुझे अपनी पहचान दे रहे थे, वही मेरा आइडेंटिफिकेशन दे रहे थे कि हाँ यार, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इनके जैसा ही हूँ, ये जो बता रहे हैं ऐसा ही मेरे साथ में होता है। और दोस्तों बस इस मीटिंग में आते आते मैंने हर बात कबूल करनी शुरू की कि हाँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह सकता, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरी बर्बादी हो चुकी है, जिंदगी का हर पार्ट अनमैनेजेबल हो चुका है। ये पहला कदम है दोस्तों, जो हमारा फाउंडेशन स्टेप है और जिसे कहते हैं कि 100% लेना पड़ता है। यदि मैं पहले कदम से 100% स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो मैं सोबर ही नहीं रह सकता। आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि जो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी शराब की तरफ जाते हैं, चाहे वो कोई भी बहाना करे, हजार बहाने होते हैं हमारे पास, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि ए में आने के बाद में भी अगर कोई शराब पी रहा है तो उसके पीछे का कारण एक ही है कि उसने अपनी कंप्लीट हार स्वीकार ही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है, जो हमारा पहला कदम कहता है। अगर मेरे जैसा शराबी 100% इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, वो शराब को हैंडल नहीं कर सकता, उसके सामने में पावरलेस है और जीवन उसका अनमैनेजेबल हो चुका है, तो फिर शराब जिंदगी में आने के चांसेस ही नहीं बनते, कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि शराब मेरी किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। तो जब मैंने इस बात को दिल की गहराइयों से मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी अनमैनेजेबल हो चुकी है, मेरी रिकवरी की वहां से शुरुआत हुई दोस्तों। अनगिनत इन 19 सालों में मैंने कई करीबी लोगों को खोया, कई अनजान लोगों को भी खोया, जिनको मैसेज देकर मैंने एक ही मीटिंग में लाया था। एक तो लंगोटिया यार था, बचपन से ही साथ में पढ़े हुए लोग, शुरुआत में ही मैंने उसको मेरी इनिशियल सोब्राइटी में
ए का मैसेज दिया और अपने साथ साथ ही उसको 3 साल तक फॉलो किया। आखिर वो दोस्त नहीं माना दोस्तों, और शहर के एक तालाब में उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही अनगिनत लोगों को मैंने ए में आने के बाद में भी शराब की तरफ जाते हुए देखा। कुछ लोग तो ए में आए ही नहीं, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि उनका प्रॉब्लम है, या वो अपनी बदौलत ये चीज नहीं कर सकते। तो कहीं तो भी ये जो स्वीकार है दोस्तों, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि मैं डिजीज ऑफ डिनायल में रहता हूं, मैं अगर नहीं मानता हूं, तो अकाली मौत और पागलपन निश्चित है जो इस बीमारी के अंतिम दो परिणाम परिणाम हैं। मगर दोस्तों, ए का प्रोग्राम बात करता है रिकवरी की, सिर्फ सोबराइटी की नहीं। मुझे लगता है कि सोबराइटी और रिकवरी दो अलग चीजें। सोबराइटी का मतलब मैं लगाता हूं कि शराब की दूरी, मगर ए के 12 कदमों के अंतर्गत जो रिकवरी है, वो सिर्फ शराब की दूरी नहीं है, वो एक सर्वांगीण चीज है। प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र बदल, जिसमें मेरी जिंदगी का हर चीज, कहीं तो भी मैं उसमें बदलाव देखता हूँ। मेरी भाषा, मेरा एटीट्यूड, मेरे व्यवहार, मेरे विचार। और शायद शायद इसीलिए इस प्रोग्राम को 12 कदमों का प्रोग्राम बोला है, टू स्टेपिंग का प्रोग्राम नहीं बोला है। तो पहले कदम से मेरा एक्सेप्टेंस अगर आ गया है और मैं शराब से दूर हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम मेरे लिए खत्म हो गया है। आज मैं ये देख पाता हूँ कि लगभग हर स्टेप पे एक एक्सेप्टेंस है, हर स्टेप पे एक स्वीकार की भावना है। और जब तक मैं डिनायल में रहूंगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, हो सकता है कि मैं सिर्फ शराब से दूर रहूं, लेकिन मैं अपनी रिकवरी से वंचित रह सकता हूँ। रिकवरी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सिर्फ शराब से दूर रहना काफी नहीं है। और कई बार तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैं इन 12 कदमों पे काम नहीं करता हूँ, बहुत सारी चीजों को सिंपल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, स्वीकार नहीं करता हूँ, उस वजह से भी मेरे जैसा शराबी शराब की तरफ चले जाता है। और एक दूसरी चीज कि कई बार हम शराब की तरफ नहीं जाते, मगर हमारी जिंदगी में एक आत्म शांति, एक पीस ऑफ माइंड नहीं हम पाते। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने एक बेवड़े की जो पहचान बताई थी, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश। तो अक्सर ए में आने के बाद में, शराब से दूर होने के बाद में भी मेरे जैसा शराबी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट रह सकता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश रह सकता है। इस फेज से मैं गुजरा हुआ हूँ कि मैं शराब से दूर हूँ, मगर समाधानी नहीं हूँ, आत्म शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। और ये प्रोग्राम दोस्तों मुझे इस बात का भी वादा करता है कि न सिर्फ शराब की दूरी मिलने वाली है, मतलब सोबराइटी मिलने वाली है, मगर ये प्रोग्राम आपको सेरेनिटी भी देगा, चित्त शांति भी देगा। ये प्रॉमिस है ये का, मगर बशर्ते कि मैं इन 12 कदमों पे काम करूं। तो मुझे कहीं तो भी इस बात को भी कबूल करना पड़ा दोस्तों कि मैं इस दुनिया का भगवान नहीं हूं, इस दुनिया को मैं नहीं चला रहा। शराब की दूरी के बाद भी मेरी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन ए में आने के बाद में नहीं आया था शुरुआत में। उसके परिणाम मैं बहुत जल्दी देख लिए कि मैं दारू से दूर हूँ, मगर मैं अंदर से समाधानी नहीं हूँ। मेरे संबंध लोगों से अभी भी बिगड़ रहे हैं, मेरे अपने बर्ताव की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से। मैं चीजों को सामान्य तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं तनाव में हूँ, इसीलिए मैं समस्याओं में हूँ, इसीलिए मैं निराश हूँ, चिंता में हूँ।
फ्रस्ट्रेशन में हूँ। मगर जैसे ही दोस्तों मैंने दूसरा और तीसरा कदम अपनी जिंदगी में लिया, एक्सेप्ट किया कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, कोई तो भी एक ताकत है। मैं एक नास्तिक किस्म का इंसान बन चुका था, अपने एजुकेशन की वजह से या परिस्थितियों की वजह से या और अन्य चीजों की वजह से। कोई कर्मकांड, कोई किसी प्रकार की चीजें मेरी जिंदगी में नहीं थी। ए में जब मैं आया, ए में आने के बाद ही याद आया कि ए में आने के पहले, 2007 के पहले भी एक बार एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त मुझे ए की मीटिंग में ला चुका था। मगर 15 मिनट बिठाने के बाद में वो बाहर लेकर चले गया। बोले तुम चलो, बोले यार टिकोगे नहीं। बोला क्या हो गया? अरे यहाँ सब ये भगवान, गॉड, प्रभु, ईश्वर चल रहा है। तो मेरा निर्णय उसने ले लिया था, मगर उस दोस्त को मैं कभी गलत नहीं मानता, क्योंकि वो मेरे बारे में जानता था कि ये आदमी इन चीजों को नहीं मानता। मगर जब दोस्तों चारों खाने चित होके मैं ए में आया, यही चीजें सब मैं सुन रहा था, लेकिन अंदर से विरोध की कोई भावना, कोई स्वर नहीं निकला। हो सकता है कि उस वक्त हालत ही बहुत खराब थी, जान बचाना था करके वो सरेंडर था, एक कंडीशनल। मगर दोस्तों धीरे धीरे कैसे मैंने इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया, केम टू बिलीव कि नहीं, कोई तो ताकत है, कोई तो शक्ति है। और इस सिंपल से विचार ने मेरी पूरी लाइफ स्टाइल बदल दी। कहीं तो भी मुझे शराब की दूरी के साथ में एक मानसिक स्थिरता देने का काम मेरी इस कोशिश ने किया। शुरुआत के 2 साल में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि मेरे मन के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा था। मैं चाहता था मेरी शादी हो जाए, मगर शादी नहीं हो पा रही। काम धंधा ठीक हो जाए, काम धंधा ठीक नहीं हो पा रहा। लोगों से संबंध जो खराब हो चुके थे, लोगों ने जो बहिष्कार करके रख दिया था, वो मुझे अपना ले। कर्जे चुकता हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। 6 महीने में ही एक एंगेजमेंट मेरी तय हुई थी। सबको खबर देकर कि मेरी एंगेजमेंट है, मैं शाम को घर आया तो घर के लोगों ने बताया अरे एंगेजमेंट को कैंसिल कर दी। और मैं बिल्कुल खड़े खड़े कांपने लग गया था। काफी दिनों तक उसका हैंगओवर रहा कि एंगेजमेंट कैंसिल कैसे हो गई मेरी। मेरे ईगो को चोट पहुंची थी। बेवड़ा पहले ही बदनाम रहता है, लेकिन फिर भी उसको बदनामी का डर रहता है कि यार लोग क्या बोले। ऐसे ही एक इंसिडेंट और 2 साल के बाद हुआ। 2 साल बाद फिर एक कोई लड़की को देखने का मौका मिला। लड़की वाले घर देखने आने वाले थे, महीना भर हो गया आए ही नहीं। तो बीच के आदमी को पूछा क्या हो गया, अभी तक आए नहीं। तो वो बोले तूने ऐसा क्यों किया। मैंने बोला मैंने क्या किया। तो बोले तू तो पीके पड़ा था जब वो आए। मैं ए में 2 साल से आ रहा था, 2 साल से मैं सोबर था। उसके बावजूद किसी ने मेरे बारे में बता दी बात कि भाई वो पीके पड़ा होगा। तो गजब का फ्रस्ट्रेशन, गजब का गुस्सा मन में आया था। मगर ये जो घटनाएं होती है, यही कहीं तो भी मुझे बदल के रखती है। ओल्ड टाइमर कहते हैं कि 12 कदमों को या तो हम स्वेच्छा से ले ले, नहीं तो मजबूरी में लेना पड़े। और सही बात है दोस्तों कि एक ही स्टेप्स मैंने कुछ मजबूरी में लिए और कुछ स्वेच्छा से लिए। जैसे पहला कदम मैंने मजबूरी में लिया, तो तीसरा कदम भी आखिर मुझे मजबूरी में लेना ही पड़ा 2 साल के बाद, कि अब मेरी शादी होना मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम धंधा ठीक होना मेरे हाथ में नहीं है, कर्जे चुकता होने मेरे हाथ में नहीं है। मैं पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस के सामने में भी पावरलेस, स्वीकार करना पड़ा। और जैसे ही दोस्तों अपना तीसरा कदम मैंने ले लिया, अपना मन और जीवन मेरी समझ के ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, तुरंत देखा दोस्तों कि एक रिलीफ मिल रही है। मन बिल्कुल सहज हो गया है। जो अंदर में लड़ाई चल रही थी खत्म हो गई, कि अब खुद नहीं लड़ना है, अब अपनी लड़ाई अपनी समझ के ईश्वर को सौंप देना है। और सही में मिरेकल्स है ये। ए में मिरेकल्स होते हैं दोस्तों, मैजिक नहीं, मिरेकल्स होते हैं। जब मैं बिलीव करता हूँ, जब मैं एक्शन लेता हूँ,
जैसे ही मैंने अपना तीसरा कदम ले लिया और बोला अब मैं शादी के चक्कर में पड़ूंगा नहीं, कुछ ही दिन के बाद में मेरी शादी जुड़ गई। एक अनजान आदमी आया, रिश्ता लेके, और शादी भी जुड़ गई। मेरे से काफी अच्छी हालत के लोग मेरे रिश्तेदार बने। आज मेरी हुई पत्नी। शुरुआत में संबंध मेरे अपने बराबर रिकवरी नहीं होने की वजह से जो खराब रहते थे, आज वही वाइफ मेरा जीवन चला रही है बराबर। तो जब मैं स्वीकार करता हूँ दोस्तों अपनी वास्तविकताओं को, तो जिंदगी आसान हो जाती है। जिंदगी में जो किसी भी प्रकार का अगर पेन है, निराशाएं है, उसमें बहुत कमी आ जाती है। आज तीसरा जो कदम है वो मेरी रिकवरी का, मेरी जिंदगी का बैकबोन बन चुका है। हर चीज के मामले में मुझे स्वीकार करना पड़ता है। कई बार मैं ट्रैक से हट जाता हूँ, कई बार आसानी से मैं इन बातों को कबूल नहीं कर पाता, लेकिन उसका नतीजा मुझे ही भुगतना पड़ता है। उसको मैंने कब नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं देखता हूँ कि मैं विचलित हो जाता हूँ। जब मैं लोगों को बदलने की कोशिश करता हूँ, जबरदस्ती चीजों को बदलने की करता हूँ, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता हूँ, भगवान बनने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाता, और मैं अंदर से अस्थिर चले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये व्यक्ति मेरे बस में नहीं है, ये चीजें मेरे वश में नहीं है, ये परिस्थितियां मेरे वश में नहीं है, तो बिल्कुल सेरेनिटी मुझे मिल जाती है दोस्तों। जैसे बिल्कुल मैं आत्म शांति को पाता हूँ। तो आज मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है दोस्तों, सिर्फ सोबर रहना ही नहीं है। मुझे सोबर रहने के लिए मेरी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक रखना भी मेरी आज जिम्मेदारी है। स्पिरिचुअली फिट, अगर मैं आज के दिन अगर मैं स्पिरिचुअली फिट नहीं हूं, मैं नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ, अहंकार से, खुन्नस से, फ्रस्ट्रेशन से, ईर्ष्या से, तो कहीं तो भी मैं दारू से दूर रहूंगा, लेकिन आज के जीवन को मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। जो जॉय ऑफ लिविंग एक कहती है, जीने का आनंद, वो आज मैं नहीं उठा पाऊंगा। और सही में अगर मुझे आज के दिन को खुशनुमा बनाना है, जीने का आनंद लेना है, तो इन छोटी छोटी चीजों पे भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। चौबीसों घंटे मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रहती कि मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ, बिल्कुल हंसते खिलखिलाते ही रहता हूँ, कभी नकारात्मक विचार ही नहीं आते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि मैं कोई संत नहीं हूँ। मगर आज मुझे ये एक तरीका जिंदगी जीने का मिल गया है कि इस मानसिक स्थिति को, इस आध्यात्मिक स्थिति को अगर ठीक रखना है, तो चीजों को एक्सेप्ट करके चले जाना पड़ेगा। जब जब मैं लड़ाई करूंगा, जब जब मैं जबरदस्ती चीजों को बदलने की कोशिश करूंगा, तो तब तक मैं नाकाम ही रहूंगा, और ये नाकामी ही मुझे मेरी आत्म शांति छीन लेती है, मेरी मानसिक स्थिति को कहीं तो भी खराब करती है। हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू कहते हैं, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्रिटी। अभी हमने शराब के मामले में संयम पा लिया है, लेकिन हमारा अब अगला पड़ाव जो है, नेक्स्ट फ्रंटियर, जैसे सैनिक एक पड़ाव पार कर लेता है और अगले पड़ाव की तैयारी करता है, तो वैसे ही मैंने एक पड़ाव पार किया है। शराब के सामने में ना बोलने की ताकत आ चुकी है। मैं आज शराब को ना बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी मामलों में ना बोलने की ताकत मुझ में आई है क्या, संयम आया है क्या? भावनात्मक स्थिरता, भावनात्मक संयम, जो बिल डब्ल्यू ने हमें बताया कि ये हमारे लिए अगला पड़ाव है। कहीं तो भी आज भी देखता हूँ दोस्तों कि जो ए में आके पता चला कि मैं एक भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान ही नहीं हूं, मैं भावनात्मक रूप से बीमार इंसान, इमोशनली सिक हूं।
और शायद यही कारण है कि मैं शराब से दूर होने के बाद में भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट रहता हूँ। मगर जब इन 12 कदमों को वन डे एट ए टाइम हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों बड़ी आसानी से हम अपनी भावनात्मक अस्थिरता पे काबू पाते हैं। शराब की दूरी के बाद में ऐसा तो होने वाला नहीं है कि कोई समस्या ही नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। बिल्कुल इन 18-19 सालों में कई प्रकार की समस्याएं आई। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाते हैं, आज भी आते हैं। कभी हेल्थ इश्यू आते हैं। कई प्रकार की घटनाएं हो जाती है डे टू डे रूटीन में, और आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता ही है। कभी कभी चीजों को हम सरल तरीके से नहीं ले पाते, लेकिन उसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। इमोशनल हैंगओवर, 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में हम पढ़ते हैं इसको, इमोशनल हैंगओवर। जैसे शराब के दिनों में बहुत ज्यादा शराब हुई तो दूसरे दिन हैंगओवर का शिकार हम होते थे। सर फटे जा रहा है, ठीक नहीं लग रहा। ठीक वैसे ही आज एक ही रिकवरी में भी दोस्तों इमोशनल हैंगओवर हो जाता है। यदि मैंने किसी को कुछ गलत बात बोल दी, किसी का कुछ गलत कर दिया, कोई गलत काम हो गया, तो ये इमोशनल हैंगओवर मुझे परेशान करते रहता है। कई बार अगर मैं घर से कभी बीवी के साथ, कभी माँ के साथ, कभी बच्चों के साथ कुछ विपरीत चीज करके अगर मैं निकला, तो मैं हो गई या कुछ किसी को बोल दिया, तो वो दोस्तों मेरे दिलो दिमाग पे छपे रहता है। वो अपना काम करते रहता है। ऐसा अच्छा नहीं हुआ, गलत हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है या आगे वाले की गलती है। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, अपने ऑफिस में पहुंच गए, वहां भी वही चीजें, पूरा दिलो दिमाग पे वो हैंगओवर काम करते रहता है। गलत कृति का, गलत सोच का, गलत काम का। मगर दोस्तों सिंपल तरीके से जब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि नहीं यार मेरी गलती है, ऐसा मैंने नहीं करना चाहिए था, और अब मैं माफी मांग लूंगा, भगवान से माफी मांगता हूँ, अपने आप से भी कबूल करता हूँ, तो मैं देखता हूँ दोस्तों कि तुरंत उस इमोशनल हैंगओवर से मैं आजाद हो जाता हूँ। सिंपल चीज, एक्सेप्टेंस, स्वीकार, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों शराब की दूरी के मामले में ही एक्सेप्टेंस नहीं, मैं अपनी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटी छोटी चीजों का भी एक्सेप्टेंस जब लाता हूँ, सरल तरीके से स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मेंटेन करके रखता हूँ। हमारा 10वां 11वां और 12 कदम मेंटेनेंस ऑफ सोबरिटी के कदम बोले गए। 1 से 9 तक के जो कदम हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी वे ऑफ लाइफ किस तरीके से होनी चाहिए, कौन से तत्वों के हिसाब से होना चाहिए, वो सब उसमें आ जाता है। हमको सोबराइटी मिल जाती है। लेकिन अब इस सोबराइटी को जो मेंटेन करना है, तो 10वां कदम कहता है रोज की रोज छानबीन करना, स्पॉट इन्वेंट्री, तुरंत छानबीन और तुरंत स्वीकार। यदि मैं अपने 10वें कदम के तहत रोज के रोज अपनी छानबीन नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट इन्वेंट्री नहीं ले रहा हूँ, रोज उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, और जहां संभव हो तुरंत अमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं विचलित रह सकता हूँ। रात को मेरी नींद खराब हो सकती है, मुझे करवट बदल के सोना पड़ सकता है, क्योंकि आज के दिन मैंने अपनी सफाई नहीं किया, और कुछ सालों के बाद में फिर चौथे कदम का भार मेरे पे आ सकता है। अतीत में हुई गलतियां, बड़ी मुश्किल से तो वो अतीत का जो बोझ था, अतीत का जो कचरा था, उसकी सफाई हमने की है। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर मैं रोज के रोज अपनी छानबीन और अपनी स्वीकृति नहीं देता हूँ, स्वीकार नहीं करता हूँ, तो फिर कचरे का ढेर पैदा होने वाला है, फिर लोगों से संबंध खराब होने रहने वाले हैं। और इसका सीधा असर दोस्तों आज के दिन मेरी आध्यात्मिक स्थिति पे ही गिरता है।
अगर मैंने अपनी सफाई नहीं किया। लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों, तो आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीजें आज के दिन ही निपट जाती है। शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई तो बीवी से जब अनबन हो जाती थी, तो वो रिजेंटमेंट कई दिन तक, कई हफ्ते, महीने तक चलता था। और ऐसा रिजेंटमेंट था कि कई बार मुझे लगता था कि यार, ये जो मेरी बीवी है, ये मेरा मुझे नहीं निभा पाएंगी, इसके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्याल है, तो इससे अलग हो जाना चाहिए, डाइवोर्स लेना चाहिए। कहीं तो भी ये मेरी रिकवरी का पार्ट था, जो जिसमें कहीं से भी खोट थी। मैं दारू से दूर था, लेकिन मैंने अपने आप पे काम ही नहीं किया था। मैं चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, कर पा रहा था। जिंदगी जैसी है वैसी कबूल कर लो, लोग जैसे हैं वैसे कबूल कर लो, परिस्थितियां जैसी है वैसी कबूल कर लो, चीजें जैसी है वैसी कबूल कर लो। जबकि सेरेनिटी सेरेनिटी प्रेयर तो रोज ही बोल रहा था मैं। ठीक है, उस वक्त इंग्लिश में नहीं बोलते थे हम, हिंदी में ही बोलते थे। रोज की मीटिंग में हिंदी में ही प्रेयर होती थी। प्रभु हमें प्रदान कर समाधान उन चीजों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मीटिंग के पहले भी फिजिकल मीटिंग थी, मीटिंग के पहले भी प्रेयर, और मीटिंग के बाद में भी प्रेयर। लेकिन उस प्रेयर को कभी समझने की इच्छा ही नहीं होती थी कि ये सेरेनिटी प्रेयर कहना क्या चाहती है। गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज। ईश्वर मुझे वो आत्म शांति प्रदान कर कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिनको मैं बदल नहीं सकता। डे टू डे लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं चीजों का तो पाला पड़ता है। चाहे वो घर हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे काम धंधे पे हो, चाहे ए में हो, मैक्सिमम चीजों को मैं बदल ही नहीं सकता। मैं मेरे हिसाब से होती ही नहीं है, और वही मुझे विचलित करते रहती, मेरा दिमाग खराब करते रहती। मगर जैसे जैसे मैंने इन कदमों पे काम करना शुरू किया, एक्सेप्टेंस लाना शुरू किया, तो वैसे ही दोस्तों ये अंदर की जो लड़ाई ये खत्म होती चली गई। जो संबंध मेरे ए में आने के बाद में भी खराब हो रहे थे लोगों से, चाहे वो घर में हो, काम धंधे पे हो, ए में हो, वो धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज होने लगे। क्योंकि अब मैंने अपना डोमिनेशन कम कर दिया। अब वो जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना, लोगों को अपने हिसाब से चलाने की जो बात थी, वो कहीं तो भी कम होने लगी। और ये सारी चीजें हो रही थी दोस्तों एक्सेप्टेंस की वजह से। कोई समस्याएं भी आ रही है जिंदगी में, तो उनको भी आसानी से कबूल कर लो। ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा। कोरोना लॉकडाउन आया, वो कोरोना पेंडेमिक हम किसी के भी हाथ में नहीं था, वो हमने लाया नहीं था। 2 साल के करीब तक काम धंधे ठप, सब कुछ ठप। मगर ये ए का प्रोग्राम था दोस्तों, निरंतर ए के टच में रहने की वजह से बड़ी आसानी से वो समय निकल गया। ए ने भरपूर सेवा का मौका दिया, स्पीकर मीटिंग्स होती थी, हर छोटे बड़े ग्रुप्स में मैं संख्या देखे बगैर ज्वाइन होता था, अपने अनुभव बांटता था। और वो करते करते जैसी जिंदगी है वैसी कबूल करनी पड़ेगी, ये चीजें हमारे रग रग में थी, तो वो समय निकल गया। कोरोना की दूसरी लहर के पहले दोस्तों, मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। मेरी 67 साल की माँ, बीवी, 2 साल का बच्चा, मेरा लड़का, 7 साल की लड़की, और हम सब एक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहे। एक्सेप्ट कर ली कि जो भी है, जैसी भी परिस्थिति है, कबूल है। और बहुत ही खुशनुमा तरीके से वो 14 दिन हमारे बीते। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। बड़ी आसानी से वो 14 दिन हम उस क्वारंटाइन सेंटर में रहकर हम बाहर निकले। सबसे पहले उस क्वारंटाइन सेंटर में मैं भर्ती हुआ, क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। 1 महीने से हमारी तबीयतें ठीक नहीं चल रही थी। टेस्ट हो रहे, दवाखाना हो रहा था, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार डॉक्टर ने बोला था कि टेस्ट करवा लो।
तो सबने हमने टेस्ट करवाया और पहली रिपोर्ट मेरी आई। मैंने सोचा कि घर में रहने की बजाय क्वारंटाइन सेंटर चले जाते, क्योंकि बड़ी अजीब परिस्थिति थी मेरी। उस क्वारंटाइन सेंटर में, उस कमरे में जाने के बाद में सबसे पहले अगर कोई ख्याल आया दोस्तों, तो इस प्रोग्राम का ख्याल आया कि अब तो अगले 14 दिन के लिए मैं अंदर फिट हो गया हूँ। अब मेरे परिवार वालों का क्या होगा? 2 साल का बच्चा है, 7 साल की लड़की है, बूढ़ी माँ है, बीवी है, इनका क्या होगा? इनको कौन देखेगा? ये पॉजिटिव निकलते, निगेटिव निकलते, इनकी रिपोर्ट के भी बारे में नहीं मालूम था। मगर इस प्रोग्राम ने जो सिखाया था कि चीजें जैसी है वैसी कबूल कर लो, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, वश में नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट द थिंग वी कैन नॉट चेंज। और बस दोस्तों, मैंने अपना तीसरा कदम ले लिया, सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दिया, और रात को कब अच्छी नींद आ गई पता नहीं चला। दूसरे दिन 4 बजे शाम को फोन आया वाइफ का कि हम भी पॉजिटिव है, सिर्फ 2 साल का लड़का पॉजिटिव नहीं था। और मैंने देख लिया था क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी व्यवस्था थी खाने पीने की। मैं बोला सब लोग आ जाओ, और बस सब लोग मेरे उस क्वारंटाइन सेंटर में आ गए, और अगले 14 दिन हम लोग बड़ी खुशी से बाहर आए। तो जब चीजों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, सुकर हो जाती है। कोई तनाव नहीं रहता, कोई रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट जैसी चीजें नहीं होती। तो आज डे टू डे लाइफ में अपनी रिकवरी को मेंटेन करने के लिए, अपने आत्म शांति को बनाए रखने के लिए, और फाइनली अपनी सोब्राइटी को बरकरार रखने के लिए हर चीज में मुझे अपना एक्सेप्टेंस अप्लाई करना पड़ता है। हर चीज में मुझे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है दोस्तों। और यही वजह है कि इस एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया को, इस स्वीकृति को अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाने की वजह से आज मैं ज्यादा देर तक तनाव में नहीं रहता। जैसे ही बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है, मेरी समझ के ईश्वर पे मैं छोड़ देता हूँ। चीजें जैसी है वैसी उनको कबूल कर लेता हूँ। और इन इन इस प्रक्रिया की वजह से आज मैं देखता हूँ कि शुरू शुरू के दिनों में जो एक बहुत तनाव भरी जिंदगी होती थी, अंदर हमेशा लड़ाई चलते रहती थी, वो लड़ाई का वातावरण आज मेरी जिंदगी में नहीं है। आज मैं बहुत ज्यादा अपने दिमाग को तंग करने की कोशिश नहीं करता। कैसे एक स्वीट सिंपल लाइफ में जी पाऊँ, कैसे अपनी आध्यात्मिक स्थिति को बरकरार रखने की मैं कोशिश करूँ, कैसे आज के दिन को मैं मीनिंगफुल बनाऊं, जॉय ऑफ लिविंग, जीने का आनंद मेरी जिंदगी में कायम रहे, उसका उसके लिए आज मैं सोचता हूँ। और बहुत ही अच्छी एक लाइफ अपने परिवार के साथ में, आप लोगों के साथ में बिता रहा हूँ। तो जो भी इस विषय पे मेरे अनुभव थे, मैंने रखा, आपने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।